सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शिवालिक स्कूल की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। बेटा आप लोग फर्स्ट ईयर रसायन क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अगला जो पॉइंट आपका आ रहा था कोलाइडी विलियनों के गुणधर्म। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को मैंने ब्राउनी गति के बारे में कंप्लीट बताया था कि रॉबर्ट ब्राउन था जो कि एक वनस्पति शास्त्र का वैज्ञानिक था और उसने क्या देखा था कि पानी की सतह पर परागकण पड़ने के बाद में वो एक अनियमित टेढ़ी मेढ़ी या एक अनिश्चित गति कर रहे हैं और इसी गति का नाम उसने ब्राउनी गति दिया। अब आता है अगला पॉइंट, प्रकाशिक प्रभाव या टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव पढ़ेंगे बेटा? टिंडल प्रभाव या प्रकाशिक प्रभाव। अब इस टिंडल प्रभाव में क्या है सुनो, सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 सॉल्यूशन ले लिए। नंबर 1 पहला, ये ले लिया अपने पास में दूसरा, और ये ले लिया तीसरा। ठीक है, पहले वाले हैं वो कलाए निलंबन। कौन से कलाए? निलंबन। दूसरा वाला है वो कलाए बेटा वास्तविक विलयन। कौन सा हो गया? वास्तविक विलयन। और तीसरा आपका है कोलाइडी विलयन। हमने सबसे पहले वाले बॉक्स में निलंबन कणों को रख दिया, दूसरे वाले में वास्तविक विलयन को, और तीसरे में रखा कोलाइडी विलयन को। ठीक है, कोलाइडी विलयन। हमें क्या बोल रहा हूँ, जब प्रकाश की किरणें, तो बेटा ये प्रकाश की किरणें आ रही है। जब प्रकाश की किरणों का पुंज या समूह, तो यहाँ पर आपने क्या डाला? प्रकाश डाला। और ये क्या कहलाए अपने पास में? उन किरणों का पुंज या समूह कहलाया, प्रकाश पुंज कहलाया। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणों के पुंज को, ये बताओ किसमें से गुजारा पहले? निलंबन में से। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में बताओ प्रकाश की किरणों के पुंज को किसमें से गुजारा? वास्तविक विलयन में से। तो मैं लैंग्वेज बना रहा हूं, प्रकाश की किरणों के पुंज को यदि निलंबन एवं वास्तविक विलयन में से गुजारा जाता है तो इन प्रकाश की किरणों का कोई पथ बाहर की ओर दिखाई नहीं देता। विलयन में से बताओ अपने पास में प्रकाश की किरणें निलंबन और वास्तविक विलयन में से गुजर पाई या नहीं गुजर पाई? नहीं गुजर पाई। नहीं गुजर पाई। ठीक है, यहां तक समझ गए? यस सर। लेकिन जब प्रकाश की किरणों के पुंज को, अब बताओ किसमें से गुजारा गया? कोलाइडी विलयन में से। कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है, तो इस कोलाइडी विलयन के अंदर क्या पाए गए? कोलाइडी कण। क्या मिले? कोलाइडी कण। तो कहते हैं ये कोलाइडी कण क्या कर रहे हैं? प्रकाश के कुछ भाग का अवशोषण कर लेते हैं, कुछ भाग का तो क्या कर लेते हैं? अवशोषण। और शेष भाग को पुनः परिकीर्णित कर देते हैं, या मैं कहता हूं शेष भाग पुनः प्रकाश पुंज के रूप में परिकीर्णित नजर आता है। ठीक है ना, और ये घटना ही आपकी कहलाती है टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। जैसे बेटा आपने शाम को देखा होगा कि अपना जो रोशनदान है 3 बजे के बाद में महसूस करना, 3 से लेकर के 5 बजे के आसपास यदि आपके रूम में एक बारीक छिद्र है या रोशनदान है, तो आप क्या देखोगे कि प्रकाश की किरणों का पुंज आपके कमरे में आपतित होता हुआ नजर आता है। आता है नहीं आता है? यस सर। और उस प्रकाश की किरणों के पुंज को ढंग से देखना,
तो आप क्या महसूस करोगे कि उसके अंदर छोटे छोटे कण टिनमिनाते रहते कि नहीं रहते हैं, घूमते रहते कि नहीं रहते डस्ट के पार्टिकल? यस सर। वो कोलाइडी कण कहलाए। कौन से कण कहलाए? कोलाइडी कण। और ये जो घटना है, ठीक है, ये अपने पास में प्रोजेक्टर से प्रकाश की किरणों को निकालते हैं तो हमें एक पथ के रूप में दिखाई देता है। ये घटना ही आपकी टिंडल प्रभाव कहलाती है। कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। अच्छा, और ये यस प्रभाव सर। होता किसकी वजह से? सर, कोलाइडी कणों की सतह से, वापस से लैंग्वेज पकड़ना, कोलाइडी कणों की सतह से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव की घटना प्रदर्शित होती है। समझ गए नहीं समझे? यस सर। अब मैं थोड़ी सी एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि मुख्य कारण क्या है, ठीक ना? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का जो मुख्य कारण है, कोलाइडी विलयन में दो प्रावस्था पाई जाती है। एक कहलाती है परिक्षेप प्रावस्था और एक कहलाता है परिक्षेपण माध्यम। तो कोलाइडी विलयन में कहता है परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों के मध्य का अंतर है, उस अंतर के कारण ही प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित होती है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित होने का मुख्य कारण क्या बताया? कि माध्यम और प्रावस्था के अपवर्तनांकों में अंतर पाया जाना। क्या पाया जाना? अंतर पाया जाना अपवर्तनांकों में। ठीक है। और ये जो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, फैलाव, बिखराव जो है, तो मैं यहाँ कहूंगा जो प्रकीर्णन की जो घटना है, किसकी घटना है बेटा? प्रकीर्णन की। प्रकीर्णन की जो घटना है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के, प्रकीर्णन की जो घटना है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के, वापस लैंग्वेज पकड़ना, चतुर्थ घात के व्यतक्रमानुपाती होती है। ये होती है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो किसके तो व्यतक्रमानुपाती है? तरंगदैर्घ्य के। लेकिन तरंगदैर्घ्य के भी प्रकाश कौन सी घात के? चार। चतुर्थ घात के। कौन सी घात के? चतुर्थ घात के। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता था बार 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 बार, सर अपना जो ड्रेस कोड है, अपनी संस्था का जो ड्रेस कोड है, आपने ब्लू कलर का क्यों रखा था? मेरे से कई बार बच्चे पर्सन पूछते हैं कि सर आपने एक बात बताओ, आपने अपने स्कूल का ड्रेस कोड ब्लू रखते हो, पंपलेट के अंदर भी ज्यादातर ब्लू बैकग्राउंड देते हो, तो आपके ब्लू देने का पीछे क्या रीजन है? एक चीज और आती है सर, आप अपनी सीट के पीछे भी अगर टॉवल भी रखते हो तो भी ब्लू कलर का रखते हो। इन सबके पीछे लॉजिक क्या है? तो मैं कहूंगा बेटा मैं आपके केमिस्ट्री का टीचर हूँ और केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट को बेस मानते हुए ब्लू कलर को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो सर क्यों? क्योंकि ये कहता है कि अपने पास में इस ब्लू कलर की लैम्बडा का मान क्या पाया जाता है? कम। कम। और ये कहता है इसका लैम्बडा का मान जब कम पाया जाता है और उसका भी चतुर्थ घात करेंगे तो बताओ अपने पास में प्रकीर्णन का मान सबसे ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। प्रकीर्णन का मतलब मेरी भाषा में फैलाव या बिखराव। क्या बेटा? फैलाव या बिखराव। तो हम ये कहेंगे सर इस रंग का तरंगदैर्घ्य का मान बहुत ही कम होने के कारण इस रंग के फैलने की क्षमता, दुनिया तक बात पहुंचने की क्षमता ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए मैंने इस कलर को चूज किया कि इसकी लैम्बडा की वैल्यू बहुत कम है, लेकिन इसमें बिखराव, फैलाव और कुल मिलाकर के मार्केट तक जाने की क्षमता है वो उसमें बहुत ज्यादा है। इसीलिए समुद्र का जो जल है, आपने देखा होगा नीला नजर आता है नहीं आता? यस सर। तो हम ये कहेंगे समुद्र का जल या नीला दिखाई देना कारण यही है। आकाश भी आपको कैसा दिखाई देता है? नीला।
नीला दिखाई देता है। सब कौन सी घटना के कारण है? प्रकीर्णन के फैलाव के कारण। किरण के फैलाव के कारण। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। तो बेटा मैं कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म आपको बता रहा था, जिसमें पहला था ब्राउनी गति, जो कि हो चुका है। दूसरा बताया आपको टिंडल प्रभाव, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपने पास में थर्ड पॉइंट ले रहा हूं, एक है कोलाइडी कणों पर आवेश। कोलाइडी कणों पर आवेश या वैद्युत गुण। ठीक है बेटा, ये बताओ कोलाइडी जो विलयन है, क्या बोला? कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन में कितनी प्रावस्था पाई जाती है? 2। कौन कौन सी? परिक्षिप्त प्रावस्था हम्म, और परिक्षेपण। और परिक्षेपण माध्यम। बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। कोलाइडी कणों पर आवेश, तो इसका मतलब है यहाँ पर माध्यम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि माध्यम को बेटा मैंने क्या मान लिया? जल। लैंग्वेज पकड़ना। अगर जल को परिक्षेपण माध्यम के रूप में लिया जाए, ठीक, तो आपके पास में तो धनावेशित या ऋणावेशित सोल का निर्माण होता है। कौन से सोलों का निर्माण होता है बेटा? धनावेशित और ऋणावेशित सोलों का। लेकिन परिक्षेपण माध्यम में कौन होना चाहिए? जल। अब आता है थोड़ा सा, इसका मतलब 2 प्रकार के सोल बताए। एक सर आपने बोला ऋणावेशित सोल, ऋणावेशित सोल, और सर एक आपने बोला धन आवेशित सोल। सोल का मतलब होता है कोलाइडी विलयन। हम इन दोनों में अंतर आ जाओ। नंबर 1 पहला अंतर, सबसे पहले बेटी बात आती है कि यहाँ पर कोई भी जो धातु, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, इन सभी धातु के जो सोल हैं, इन सभी धातु के सोल वो किस प्रकार के सोल कहलाते हैं? धनावेशित या ऋणावेशित? ऋणावेशित। तो धातुओं के सोल कहलाए ऋणावेशित सोल, जबकि इन धातुओं के ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड या धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के ऑक्साइड या धातु के हाइड्रोक्साइड को धन आवेशी सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन आवेशी सोल। क्लियर है? धनावेशित। हाँ, अब हाँ सर। जैसे कि मेरे पास मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या कहलाया बेटा? धातु का हाइड्रोक्साइड। क्या कहलाया? धातु का हाइड्रोक्साइड। क्या लिख दिया? फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो जो हाइड्रोक्साइड होते हैं और जो ऑक्साइड है, या मैंने ऑक्साइड लिख दिया Al2O3XS2O, तो ये अपने पास में धातु के ऑक्साइड या धातु के हाइड्रोक्साइड को धन आवेशित सोलों के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब दूसरा पॉइंट क्या आता है? दूसरे पॉइंट में कहता है धातु जो है उसके जो सल्फाइड है, धातु के क्या? सल्फाइड।
धातु के सल्फाइड, ठीक ना, एक सेकेंड। अच्छा बेटा मैं बोल रहा हूँ धातु जो सल्फाइड है, तो धातु के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड ये तो हो गए धनावेशित, लेकिन सल्फाइड वाले क्या हो गए? ऋण आवेशित। क्या हो गए बेटा? ऋण आवेशित। जैसे कैडमियम सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड। ये जो धातु के सल्फाइड हैं वो नेगेटिव सोल कहलाएंगे। तो धातु एवं धातु के सल्फाइड नेगेटिव हैं, जबकि धातु हाइड्रोक्साइड और धातु ऑक्साइड जो है, ऐसे अपने पास में टाइटेनियम ऑक्साइड ले लिया, तो ये सारे कहलाते हैं धन आवेशी सोल। कौन से? धन आवेशित सोल। उसी के साथ में एक बात और आती है कि जो अम्लीय रंजक हैं, अम्लीय रंजक आपके सिलेबस सेकंड केमिस्ट्री में आएगा, डायक्सिया रंजक क्या होते हैं। तो ये कहता है ईओसिन एक अम्लीय रंजक है, कॉन्गोरेड भी एक अम्लीय रंजक है, या अपने पास में हीमोग्लोबिन ले लो, ठीक ना। ये सारे के सारे इओसिन, कॉन्गोरेड या हीमोग्लोबिन ये कैसे सोल कहलाते हैं? नेगेटिव सोल कहलाते हैं। जबकि जो क्षारीय रंजक है जैसे कि मैथिलीन ब्लू, मैथिलीन ब्लू ये कहलाता है धनात्मक कोलाइडी विलयन। कैसा? धनात्मक कोलाइडी विलयन। उसी के साथ में सर स्टार्च, जिलेटिन, ठीक है ना, ये इनको भी आप लोगों को ऋणावेशित सोल के अंदर रखा गया है। तो ये क्या थे सर? ये कोलाइडी कणों पर आवेश थे, और कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश के आधार पर कोलाइडी विलयनों को दो रूप में बांट दिया, धनावेशित और ऋणावेशित। इसमें जो कोलाइडी विलयन में जो माध्यम लिया गया है वो जल को काम में लिया गया है। किसको लिया गया है? जल को। और इसी वजह से उसमें क्या बताया गया? आवेश बताया गया। क्या बताया गया? आवेश। अब इसी आवेश की उत्पत्ति के कारण बता रहे हैं, आवेश की उत्पत्ति का कारण। तो आवेश उत्पत्ति के कारण क्या क्या है? लाओ सब, आवेश उत्पत्ति के कारण। ठीक, आप लोगों को मैंने बताया कोलाइडी जो विलयन है, कोलाइडी कणों के कारण वो आवेशित होते हैं, लेकिन आवेश कैसे कैसे उत्पन्न होता है अब उसके बारे में पहले। तो सबसे पहला कारण क्या आया? घर्षण विद्युतीकरण। लाओ सर, घर्षण विद्युतीकरण में क्या गुड़िया? एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि ये एक मेला भर रहा है, क्या भर रहा है बेटा? मेला। इस मेले के अंदर एक आदमी होते हैं या अनेक? अनेक। अच्छा, अब अपने पास में ये बताओ, जो अनेक आदमी हैं और वो मेले में पैदल होते हैं या फिर अपने पास में गाड़ी में होते हैं? पैदल। पैदल है। जो अनेक आदमी को आप मानो परिक्षेपण माध्यम, क्या मानोगे? परिक्षेपण माध्यम। अच्छा, अब इस परिक्षेपण माध्यम के अंदर क्या एक मोटे से आदमी है, ये रहा, हो गया? यस सर। और इसको ये कहा जाए भाई आप दौड़ लगाओ, क्या लगाओ? दौड़। दौड़ लगाओ। तो ये कण यहाँ से ऐसे मूव करेगा तो किसी माध्यम के किसी दूसरे कण से टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। फिर ये दूसरे उसको उठा करके फेंक देगा, फिर ये तीसरे से टकराएगा, ये चौथे से टकराएगा, ये पांचवे से, छठे से, घुमा फिरा करके हम ये भी कह सकते हैं देसी भाषा में क्या, ये कोलाइडी जो विलयन है उसमें क्या मिला? परिक्षेपण माध्यम। क्या मिला? परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम में क्या मिले?
परिक्षिप्त प्रावस्था के कण क्या मिले? परिक्षिप्त प्रावस्था के कण। ये कण किस में गति करते हैं? परिक्षेपण माध्यम। जब ये कण परिक्षेपण माध्यम में गति करेंगे तो ये बताओ माध्यम के कणों से टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। टकराएंगे तो ये बताओ अपने पास में उन दोनों के बीच में टकराव होगा तो गुस्सा होगा कि नहीं होगा? होगा। गुस्सा का मतलब गर्म होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसका मतलब जब टक्कर होती है तो वे उस घटना को बोला जाता है घर्षण। क्या बोला जाता है? घर्षण। हम ये कहेंगे कि कोलाइडी कण जब किसमें परिक्षेपण माध्यम में गमन करते हैं तो निरंतर इनके कणों से टकराते रहते हैं और टकराने के दौरान उसमें घर्षण होता है और घर्षण जैसे होता है आप और हमें मालूम है बेटा वो आवेश उत्पन्न हो जाता है। घर्षण की वजह से क्या उत्पन्न होता है? आवेश। ये बात सही है या गलत है? घर्षण की वजह से आवेश उत्पन्न होता है। सही है। तो आपको शायद फिजिक्स में भी बताया होगा यदि मान लिया जाए कोई भी ये प्लास्टिक है, जैसे मेरे हाथ में क्या ले लिया मैंने, ये एक वो ले लिया स्केल, दिख रहा है हाँ प्लास्टिक। सर। लेकिन इस प्लास्टिक के स्केल को मैंने खोपड़ी पे रगड़ा तो खोपड़ी पे रगड़ने के बाद इसका मतलब घर्षण कराने के बाद में ये स्केल आवेशित होगा। क्या होगा बेटा? आवेशित। चेक कराओ। तो देखो हाथ में एक कण है, नजर आया दूसरा व्हाइट सा। हाँ। अब इस कण के पास में मैं इस स्केल को लेके गया, ठीक है, तो स्केल को लेके यस सर। गया तो ये बताइए कि यहाँ पर क्या इस स्केल के साथ में ये कण चिपका कि नहीं चिपका? चिपक गया। चिपक गया। इसका मतलब है कि ये आवेशित हो गया तब जाकर के उसको कण चिपका पा रहा है कि नहीं चिपका पा रहा? यस सर। ये देखो मैं इस कण को हटा रहा हूँ, देखो ये बेटा ये हट रहा है, देखो ये आया मेरे पड़ गया नीचे। यस सर। अब मैं दूसरी साइड से स्केल को ले जा रहा हूँ, अभी क्या चिपक पा रहा है क्या? देखो दिखा। नहीं। इसका मतलब है क्योंकि इस साइड में आवेशित नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने घर्षण नहीं किया, राइट। तो हम ये कहेंगे यस घर्षण की वजह से चार्ज डेवलप होता है। वो चार्ज डिपेंड करता है कि वो धनावेशित है या ऋणावेशित है। समझ गए यहाँ पर? यस सर। तो मैं मोटी भाषा में क्या कहना चाह रहा था बेटा कि परिक्षेपित प्रावस्था के कण जब परिक्षेपण माध्यम में गति करते हैं तो माध्यम के कणों से टक्कर के दौरान उनमें घर्षण उत्पन्न होता है और घर्षण की वजह से ये कण आवेशित हो जाते हैं और इस आवेशित कणों से मिल करके जिन विलयनों का निर्माण होगा वो आवेशित कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। दूसरी बात और करें। यस सर। जाता है पृष्ठीय अणुओं के विघटन के कारण भी आवेश उत्पन्न होता है। पृष्ठीय अणुओं के विघटन के कारण भी आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, एक छोटा सा काम लिया, साबुन का उदाहरण लिया मैंने। मिश्रित निर्माण इसी लेसन में आप लोगों को समझाया था कि सोडियम स्ट्रेट साबुन के लिए ध्यान हो जबरदस्त हो, और उसका सूत्र था C17H35COO। तो सोडियम स्ट्रेट को सबसे पहले किस में डाला? जल में। जल में डाला, याद आ गई होगी। तो जब जल में डालेंगे तो ये दो आयनों में विभाजित हो जाएगा, एक स्ट्रेट आयन और एक सोडियम आयन। तो सर ये तो बन गया अपने पास स्ट्रेट आयन C17H35COO और दूसरा आयन निकल गया कौन सा अपने पास में, ये हो गया। यस सर। अच्छा, अभी धनायन तो है वो तो चले गए पानी के साथ, चले गए। यस सर। लेकिन जो ऋणायन है याद करो, इस ऋणायन के अंदर भी मैंने बताया थे दो सिरे हैं। एक ये बेटा कलाई हाइड्रोकार्बन की चेन, कलाई कि नहीं कलाई? कहलाई। अच्छा, तो ये कहता है ये हाइड्रोकार्बन की चेन और ये आपस में क्या होती है? अगर उच्च सांद्रता पे बात करता हूँ, कौन सी सांद्रता पर? उच्च सांद्रता पर। आपको इस प्रकार की संरचना याद हो गई होगी सर। उच्च सांद्रता हाँ सर। इसके कण आपस में जुड़ करके निर्माण कर लेते हैं, लेकिन इसके लास्ट छोर पे क्या
ऋण आवेश पाए जाते हैं। लास्ट छोर पर क्या मिले? ऋण आवेश मिले। मिले नहीं मिले? मिल गए। अब बताओ आवेशित हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया सर। अब अपने पास में ये जो कोलाइडी कण, नु बताओ, ये कोलाइडी कण है, इसको किस में डाला मैंने? जल में। तो परिक्षेपण माध्यम क्या कहलाया? जल। जल। परिक्षेपित प्रवस्था क्या कहलाई? साबुन के कण। लेकिन इन साबुन के कणों की उच्च सांद्रता पर किसका निर्माण हुआ? मिसेल का। और मिसेल के अंदर क्या है? इसके केंद्र में तो क्या मिला? हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। और बाहर की ओर क्या मिले? ऋणायन। ऋणायन का मतलब आवेशित है या निरावेशित है ये कण? निरावेशित। ऋणायन है बेटा। मिसेल के चारों तरफ कौन मिला? ऋणायन मिला कि नहीं मिला? ऋणायन। तो हाँ ऋणायन सर। तो आवेशित है निरावेशित कण है? आवेशित। अच्छा, अब इस आवेशित कणों से मिलकर बना विलयन क्या कहलाएगा? आवेशित कोलाइडी विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवेशित कोलाइड विलयन। ठीक है, यहाँ पर आप भी म्यूट कीजिए, 3 मिनट में इसको रिसाइकलिंग कर। तो बेटा आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया था? सर कोलाइडी विलयनों के गुण में एक तो ब्राउनी गति बताई थी, एक टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में आपने क्या बोला था कि कोई भी प्रकाश की किरणों के पुंज को निलंबन या वास्तविक विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरणों का कोई पुंज बाहर दिखाई नहीं देता। जब इन्हीं प्रकाश की किरणों के पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारते हैं तो कोलाइडी कण इन किरणों के कुछ भाग का अवशोषण कर लेते हैं, शेष भाग को परिकिरणित कर देते हैं, जो कि प्रकाश पुंज के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इस घटना को क्या बोलते थे बेटा? टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता था। टिंडल प्रभाव की घटना का मुख्य कारण मैंने आप लोगों को क्या बताया कि परिक्षेपित अवस्था के कण और माध्यम उनके अपवर्तनांकों के बीच में अंतर होना चाहिए। दूसरी बात बताई थी कि अगर तरंग दैर्ध्य का मान जितना कम होगा परिकीर्णन उतना ही ज्यादा पाएगा। आकाश का नीला रंग दिखाई देना, समुद्र का जल है वो भी नीला दिखाई देना, सब परिकीर्णन की घटना होती है। उसी के साथ बताया कोलाइडी कणों पर आवेश, अगर ये कहता है कि जल को परिक्षेपण माध्यम में काम में लिया जाए तो अपने पास में दो प्रकार के कोलाइडी कणों पर आवेश मिला, धनावेशित और ऋणावेशित। तो जो भी धातु है और धातु के सल्फाइड हैं और आपके पास में कौन से रंजक बताए? वापस से सुनो, धातु के सल्फाइड और अम्लीय रंजक जो होते हैं वो आपके ऋणावेशी सोल कहलाते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड और क्षारीय रंजकों को धन आवेशित सोल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है ये आवेश की उत्पत्ति कैसे हो पाई, जिसमें मैंने बताया पहले घर्षण विद्युतीकरण। मतलब घर्षण विद्युतीकरण में ये बोला कि जो कोलाइडी कण है वो गमन करते हैं माध्यम में और माध्यम के कणों से टकराते हैं, और टक्कर के दौरान क्या होता है? अपने पास में घर्षण होता है, और घर्षण जब होता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश आता है, और ये आवेशित कणों से मिल करके बने विलयन क्या कहलाएंगे? आवेशित कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। इसी प्रकार पृष्ठीय अणुओं के विघटन के कारण भी आप आवेशित कोलाइडी विलयन का निर्माण कर सकते हो। इसके लिए मैंने क्या बोला? सबसे पहले साबुन को जल में डाला, जल में डालने के बाद में ये बोला साबुन दो आयनों में टूट जाएगा, एक सोडियम आयन और एक स्ट्रेट आयन। लेकिन स्ट्रेट आयनों की उच्च सांद्रता पर इसके कई सारे कण आपस में मिलकर के मिसेल का निर्माण कर लेंगे, और मिसेल के चारों तरफ तो क्या मिला? ऋणायन मिला, लेकिन केंद्र में क्या मिला? हाइड्रोकार्बन की चेन। लेकिन जो चारों तरफ जो ऋणायन मिला है, द्रव स्नेही सिरा मिला है, वो आवेशित है, बोले तो ऋणावेशित है। और ऋणावेशित कण किस में हो गया? जल में हो गया। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर ये एक आवेशित कोलाइडी विलयन का उदाहरण हो गया। यहाँ तक बेटा सारी बात समझ में आई या नहीं आ पाई? सर कर लोगे? तो ये आज का आपका लेक्चर था